इजराइल हमास जंग का आज 44वां दिन है। आईडीएफ के मिशन दक्षिण के तहत जबालिया कैंप के पास एक यूएन स्कूल पर भीषण एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 200 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं खान यूनिस इलाके में हमले में 32 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लेबनान के भीतर हमले किए। इस बीच खबर यह भी है कि वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ लगातार आगे बढ़ रही है। हमास के ठिकानों को चुन चुन कर साफ किया जा रहा है और उनको खत्म किया जा रहा है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल, और पहली बड़ी खबर क्या है, ये आप देखिए, जॉर्डन बॉर्डर से बड़ी खबर है, जहां पर जॉर्डन बॉर्डर पर भी अब तनाव बढ़ गया है। जॉर्डन ने अपने टैंकों की तैनाती बढ़ा दी है। वेस्ट बैंक के करीब पहुंचा है टैंकों का काफिला। तो आप देखिए इजराइल और जॉर्डन का तनाव अब कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जॉर्डन बॉर्डर की तरफ डिप्लॉयमेंट, जो मूवमेंट है, वो जॉर्डन सेना के टैंकों की नजर आ रही है। वेस्ट बैंक के बेहद करीब इस डिप्लॉयमेंट को किया गया है। यानी इजराइल अब इस जंग में 3 फ्रंट्स पर उलझता हुआ नजर आ रहा है। एक फ्रंट जो कि गाजा में इस वक्त छिड़ा हुआ, इसके अलावा हिजबुल्लाह उत्तरी फ्रंट पर लगातार हमले कर रहा है इजराइल के खिलाफ। और अब ये जॉर्डन की तैयारी साफ दिखला रही है कि कभी भी यहां पर भी बड़ा विध्वंस हो सकता है। वहीं जेनिन में आईडीएफ के काफिले पर हमला हुआ है। शाहदा इलाके में छापे के दौरान अटैक, आईडीएफ के काफिले पर हमास की गोलीबारी। शाहदा इलाके में आमने सामने की जंग। और एक और बड़ी खबर वेस्ट बैंक से, जहां के बलाटा शिविर पर हमला। और लेबनान सीमा पर कई मोर्चे पर जंग जारी। आईडीएफ के खिलाफ हिजबुल्लाह ने झोंकी ताकत, आईडीएफ पोस्ट को दूर से बनाया निशाना। गाइडेड हथियार से ताबड़तोड़ अटैक। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जेनिन और नेबलस में इजरायली सेना का ऑपरेशन। इजरायली सेना की कई टुकड़ी नजर आ रही है। जेनिन में रात भर हमास ठिकानों पर रेड हुई है, तो वेस्ट बैंक में आईडीएफ के हमले और तेज हो गए। ये तस्वीर आप देखिए इजरायली सेना की, ये मूवमेंट जो कि जेनिन और नेबलस के इलाके में नजर आ रही है वेस्ट बैंक में। यहां पर हमास के लड़ाके और हमास समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। और दक्षिण गाजा में इजराइल का ऑपरेशन तेज। दक्षिण गाजा में लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में। दक्षिणी गाजा में करीब 20 से 21 लाख लोग इस वक्त मौजूद हैं। और दक्षिणी गाजा में 23 लाख लोगों की जिंदगी पर इजरायली मिसाइलें गिरने का खतरा मंडरा रहा है। मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है इस वक्त गाजा की, और जिस तरह से इजरायल के हमले बढ़ रहे हैं, ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे हालात क्या बन सकते हैं। तो ये है वो मानचित्र जिसका हम आपके सामने जिसको रखने जा रहे हैं। गाजा में क्या नरसंहार होगा, यही सवाल है। ये जो आप देख रहे हैं भूमध्य सागर, इसके किनारे किनारे ये पूरा गाजा, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। आबादी की बात करें तो आबादी 11 लाख नॉर्थ में और 12 लाख आबादी साउथ में। लेकिन हमले जब उत्तरी गाजा में शुरू हुए तो लोगों की करुणा शिफ्टिंग शुरू हो गई दक्षिण गाजा की तरफ। बिल्कुल, ये संख्या आप जरा देखिए, 11 लाख की आबादी जो कि मूव करके कहां पहुंचते, दक्षिणी गाजा, क्योंकि यहां पर वार्न किया गया था कि बहुत बड़े हमले होंगे, इसलिए लोग खुद की जान बचाने के लिए यहां आ गए। कुल मिलाकर 23 लाख की आबादी यहां पर मौजूद है। अब दक्षिणी गाजा में करीब 20 से 21 लाख की संख्या में लोग हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर भी अब स्ट्राइक हो रही है। अब दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना के हमले और तेज हो गए। बिल्कुल, और देखिए इजरायली हमलों से लाखों लोगों पर खतरा है, क्योंकि यहां से निकलने का, यानी साउथ गाजा से निकलने का कोई रूट है नहीं। इजिप्ट है, लेकिन इजिप्ट ने भी दरवाजे बंद कर रखे हैं। राफा बॉर्डर से सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प जो है वही पहुंचती है। तो सवाल यह है कि अगर इस एरिया में, जहां पर अब आज के समय 20 से 23 लाख लोग हैं, अगर यहां पर हमले शुरू होते हैं तो फिर क्या होगा, ये लोग कहां जाएंगे? क्या एक बड़ा मानवीय संकट दक्षिणी गाजा में
आने वाला है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट, और प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए विदेश मामलों के जानकार। अमिताभ जी, सवाल बहुत सपाट, क्या बहुत बड़ा मानवीय संकट साउथ गाजा में होने जा रहा है? देखिए, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं इजराइल से और खासकर वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांट से, वो अब कह रहे हैं कि हमास जहाँ है हम उसे वहाँ नहीं छोड़ेंगे, यानी अब सिर्फ साउथ बच गया है। और वो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर हमें साउथ जाना पड़ा तो हम साउथ गजा भी जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि आप देख चुके हैं कि ऑलरेडी पूरी तरह से नॉर्दर्न गजा खाली करा दिया गया है। वहाँ कोई लोग नहीं है, करीब 40% जो कंस्ट्रक्शन थे उनको ख़त्म कर दिया गया है, घरें तोड़ दी गई हैं। तो अब ये बाकी जो 23 लाख लोग इस समय साउथ गजा में हैं, वो अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनको नॉर्थ गजा जाने नहीं दिया जाएगा। तो एक बहुत मानवीय आपदा अब सामने में। इसके अलावा जो पानी नहीं आ रही है, जो दवाइयाँ नहीं भेजी जा रही हैं, जो रसद नहीं आ रहा है, उसके चलते एक मानवीय एक संकट तो है ही। उसके अलावा जितने भी कैंप्स हैं, खासकर स्कूलों में या जबालिया कैंप जो बार बार न्यूज़ में आ रहा है, वहाँ पर भी अटैक्स हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मानवीय त्रासदी यहीं पे रुकने वाली नहीं है, अब ये आगे भी जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है और इसको लेकर अमेरिका भी आगाह कर रहा है। लेकिन हमने देखा कि कैसे अब जो साउथ गाजा है उस पर हमले तेज हो गए। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, युद्ध और विध्वंसक होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरी गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल के दावे के बाद दक्षिणी गाजा इलाके में एयर स्ट्राइक तेज हो गई है। खास तौर पर खान यूनिस के 5 इलाके आईडीएफ के निशाने पर है, जहां पर कल भारी बमबारी की गई है। दक्षिणी गाजा पर बमबारी के बाद आग की भयानक लपटें उठती हुई भी नजर आई। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। युद्ध की तस्वीरें बहुत ही भयावह है। हमास भी मुकाबले में डटा हुआ है। उसने भी ड्रोन लॉन्चिंग की प्रैक्टिस का वीडियो जारी करके आईडीएफ को चुनौती दी है। उत्तर से दक्षिणी तरफ बारूदी कोहराम साफ तौर पर नजर आ रहा है। खान यूनिस में भीषण बमबारी इस वक्त देखी जा रही है। बिल्कुल करुणा, और देखिए दक्षिण गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक भी शुरू हो गई है, और यही इसी बात की चिंता पूरी दुनिया में है कि आगे अगर ये सब बढ़ता रहा तो फिर क्या होगा। हमले में फिलिस्तीन के 32 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। पिछले 24 घंटे में इस एरियल अटैक से 32 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, और ये तो अभी शुरुआत है। दक्षिणी गाजा में फुल फ्लेज ऑपरेशन अगर शुरू होता है, एक पूरा ऑपरेशन शुरू होता है आईडीएफ का, तो ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। सवाल यही है कि हमास के जो लीडर्स हैं, लड़ाके हैं, अगर वो साउथ में वहां की पॉपुलेशन के साथ मिक्स है, तो आखिर इजराइल कैसे इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगा मिनिमम कैजुअलिटी के साथ? तो गाजा में युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो गया। उत्तरी गाजा के साथ साथ अब इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में भी धावा बोल दिया है। दक्षिणी गाजा में 1 दर्जन शहरों में भीषण हमला करके हमास को न सिर्फ घेरने की बल्कि खत्म करने की रणनीति लागू कर दी गई है। दक्षिणी गाजा के कई शहरों को आईडीएफ खाली करा रही है। रात भर इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में जमकर तबाही मचाई है। हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। दक्षिणी गाजा के ये 5 इलाके जो इस वक्त आपको रेड कलर में नजर आ रही है, वो इलाके हैं जहां पर आईडीएफ ने सबसे ज्यादा हमले किए। इजराइल का ऑपरेशन दक्षिणी गाजा, वो इलाके कौन से आप जरा देखिए। खान यूनिस, अल करारा, बानी सुहेला, अबासान अल कबीरा, खुजा, ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा विध्वंस देखने को मिल रहा है दक्षिणी गाजा में। और इजराइल के ऑपरेशन से गाजा के किसी एक हिस्से पर संकट नहीं है, बल्कि पूरे 23 लाख लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। गाजा के उत्तरी इलाके में जहां 43 दिनों से विध्वंस जारी है, वहां जंग से पहले 11 लाख लोग थे, जिसमें करीब 10 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, और अब सिर्फ 1 लाख लोग इस इलाके में मौजूद हैं। तो वहीं गाजा के जिस दक्षिणी इलाके में पहले 12 लाख लोग थे, वहां अब 22 लाख लोग हैं। जिस तरह से यह आंकड़ा डबल हुआ है, अब इजराइल दक्षिण गाजा में हमले कर रहा है। मगर सवाल यह है कि आखिर 23 लाख लोगों के बीच 40,000 लड़ाकों को कैसे टारगेट किया जाएगा? शरदेंदु सर, यही बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। 23 लाख लोग, जिसमें कुछ हजार हमास के लड़ाके हैं, वो मिक्स्ड हैं, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ाएंगे? और ऐसे में दुनिया भर में एग्जाम्पल हैं कि ऐसे ऑपरेशंस अगर आगे बढ़ाए जाते हैं तो कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होता है।
देखिए, इस तरीके के ऑपरेशन में इजराइल का मकसद बिल्कुल क्लियर है। वो हमास को चुन चुन के मारने के इरादे से उन सबको पहले नॉर्थ गाजा सिटी से निकाल के उसने एक जगह एकत्रित किया साउथ गाजा में, और जिससे कि उसके ऑपरेशन नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी में सक्सेसफुल रहे। और आज की डेट में करीब करीब 80% उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर रखा और पूरी तरीके से डोमिनेशन में है। जहां देखिए, गाजा पट्टी वैसे ही बहुत कंजेस्टेड इलाका था, दुनिया का सबसे कंजेस्टेड इलाका मानते थे। अब नॉर्थ गाजा से भी लोग लेके साउथ गाजा में पहुंच गए। उस फर्दर छोटे से इलाके में 20 लाख की पॉपुलेशन कैसे रह रहे होंगे? नेचुरली हमास के लड़ाके भी उसमें मिलेंगे। अब एक बहाना मिला है इजराइल को साउथ गाजा को पूरा नेस्तनाबूद करने के लिए। वो चुन चुन के मारेंगे, वहां भी कोलैटरल डैमेज होगा। मकसद मेरा आज की डेट में असेसमेंट जो बोलता है कि वो साउथ गाजा पे ऑपरेशन अगले 10 से 15 दिन में और भीषण होते चले जाएंगे, और ये इंश्योर करेगा इजराइल कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं या तो राफा बॉर्डर के खुलने के बाद वो मिस्र में चले जाएं, या फिर अगर वहां रहते तो वहां से हमास को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कोलैटरल डैमेज बहुत होने जा रहा है, बहुत बड़ी त्रासदी होने जा रही है। कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, कितनी स्ट्राइक होंगे, कितने कैजुअलिटी होंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है। एक प्रेशर इजराइल बिल्ड कर रहा है, और साथ में देखिए इजराइल के ऊपर भी कई तरीके के प्रेशर काम कर रहे हैं। एक तो उसकी वॉर कैबिनेट है, उनको उनके मिनिस्टर डिफरेंट तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, उसको हैंडल करना है। बंधकों का प्रेशर है, अपने डोमेस्टिक प्रेशर है जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और साथ में वेस्ट को भी उसने बैलेंस करना है, और साथ में जो नेतन्याहू बिल्कुल प्रॉमिस किया है। और ऐसा लगता है कि इस दबाव का असर अरब वर्ल्ड पे भी पड़ेगा, ईरान पे भी पड़ेगा। शायद उनको लगे कि हमास को बैकअप करना अब बंद कर देना चाहिए, नहीं तो विनाश बहुत ज्यादा होगा। और उत्तरी गाजा के साथ साथ अब दक्षिणी गाजा में भी आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में हमास के कई ठिकाने पर इजराइल ने बड़ा हवाई हमला किया है। इन हमलों में 32 लोगों की मौत का दावा किया गया। दरअसल इजराइल यह ऐलान कर चुका है कि वो उत्तरी गाजा से हमास का सफाया कर चुका है, और अब हमास लड़ाके दक्षिणी गाजा में छिपे हैं। आम लोगों को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके से बाहर जाने के लिए चेतावनी दिए जाने के बाद यह बमबारी की जा रही है, यह हमला किया जा रहा है। यानी कि दक्षिणी गाजा में एक तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ा दिया गया है। अमिताभ साहब, ये सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं, और इन सब के बीच एक खबर यह भी आई थी कि अमेरिका ने, एक जो बाइडेन ने यह बयान दिया है कि जिन इजरायली नागरिकों ने हमले किए हैं मासूम फिलिस्तीनियों पर, उन पर हम आगे कार्रवाई करेंगे, उनका वीजा बैन करेंगे। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इजराइल की पूरी सरकार ही उस तरह के ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, और फिर अमेरिका एक तरफ से एम्युनिशन दे रहा है और दूसरी तरफ से कह रहा है कि ऐसे लोगों को हम अमेरिका में एंटर नहीं करने देंगे। इन दोनों बयानों को, बाइडेन के दोनों बयानों और मतलब कथनी और करनी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका इस समय दो पार्ट पे खड़ा है। पहला, वो कहता है कि जितने भी हमारे हॉस्टेजेस हैं, बंधक हैं, उनको छुड़ाया जाए, और उनके लिए उन्होंने वहाँ स्पेशल फोर्सेस भी भेजे हैं। MQ-9 जो ड्रोन जो है वो ऑपरेशन में है। और दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि जो मानवीय त्रासदी इजरायली डिफेंस फोर्स ने पूरे गजा में किया हुआ है, और उसकी भर्त्सना न कि सिर्फ अमेरिका में की जा रही है बल्कि दुनिया के लेवल पे की जा रही है। तो अमेरिका एक तरह से डिफेंसिव भी है, लेकिन एक प्रेशर भी है, और यही इजराइल के साथ भी है। और युक्ति संगत भी यही होगा कि अमेरिका ऐसा करे, क्योंकि अमेरिका अब तक ने, हमने यूक्रेन में दिखाया और आपने दर्शकों को बहुत अच्छे से दिखाया, लेकिन ऑपरेशन तो रुक नहीं रहे ना। साउथ में भी तो अब इजराइल बहुत ज्यादा पुश करने की स्थिति में आ गया है। नहीं, अगर आप साउथ में अगर ये जाते हैं तो आप मान लीजिए कैजुअलिटी जो अभी हुई है उसके डबल होगी, क्योंकि घनत्व बहुत ज्यादा है। जो वहां से मूव करके लोग आए हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं एक जगह पे, और हमास अगर उनके बीच हैं, और उसमें ये भी डर है कि जितने भी बंधक वहां पकड़े गए हैं या हैं, उनको भी वो भी हताहत होंगे, और जितने भी बिल्कुल सर, और बहुत छोटा सा और बेहद ही घना ये पॉपुलेशन वाला इलाका, और यहां पर तो उत्तरी गाजा के लोग भी आ गए। ऐसे में इतना ज्यादा नुकसान होगा जिसका अंदाजा भी अभी नहीं लगाया जा सकता। हम लोगों को भी इस बात का बहुत बड़ा खतरा है। एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ के हमले में भीषण तबाही। दीर अल बलाह में कई घर तबाह हुए, मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका। गाजा में 12,000 से ज्यादा की मौत, मृतकों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं।
लेकिन हमास की तरफ से भी आईडीएफ पर हमले किए जा रहे हैं। गाजा ऑपरेशन में आईडीएफ को एक बड़ा झटका लगा है। हमास से जंग में मारे गए 6 कमांडर, मेजर जमाल समेत कई पैराट्रूपर्स की मौत। इजरायली सेना ने जारी की मृतकों की सूची। तो इजरायल ने गाजा में इस हुंकार के साथ हमले शुरू किए थे कि वो हमास और उसकी टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर देगा, सफाया हो जाएगा। आज युद्ध का 44वां दिन है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। नेतन्याहू और उनके वॉर प्लान पर उनकी कैबिनेट ही अब सवाल खड़े कर रही है। हमने देखा कि कैसे वॉर कैबिनेट में स्ट्रेटेजी को लेकर मतभेद सवाल उठाए गए हैं। नेतन्याहू से सवाल कब खत्म होगा हमास, इस बात को लेकर जो मतभेद है वो साफ तौर पर नजर आया। 44 दिनों में हमास का खात्मा नहीं हुआ है, यह चिंता का विषय बना हुआ है। हमास की टॉप लीडरशिप अभी तक जिंदा है, यह इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है रवि। बिल्कुल, और अभी तक इजरायल बंधकों को नहीं छुड़ा पाया है। ये सबसे बड़ा दबाव भी है इजरायल के ऊपर। युद्ध के बाद गाजा का क्या होगा, कोई प्लान इस पर साफ नहीं है कि आगे के फ्यूचर की रणनीति क्या है। और यही वजह है करुणा कि इजरायल के ऊपर हर तरफ से भी दबाव है, बाहर से भी और अंदर से भी। और हमारे साथ शरदेंदु सर है, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर। ये जो इतना वक्त लग गया, क्योंकि कहा जा रहा था कि महज कुछ ही दिनों के अंदर हमास का सफाया हो जाएगा, क्या आपको दिक्कतें नजर आ रही है? ऐसी क्या वजह है कि लगातार ये युद्ध खिंचता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमास का ख़त्म करने का जो उन्होंने इरादा रखा और जो उन्होंने प्रोमulgation किया है वो बहुत ही टॉल ऑर्डर। कैसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो आम नागरिकों में मिल जाते हैं और उनके जो लीडरशिप है, उनकी जो तादाद है बहुत ज़्यादा है। अगर सबको ख़त्म करने का उन्होंने प्रण किया है तो उसमें लाखों लाखों लोगों की जान जाएगी, क्योंकि वो आम नागरिकों से मिले हैं। और हमास सिर्फ देखिए गाज़ा पट्टी में ही नहीं है, वेस्ट बैंक में भी है, उसके बाहर एलिमेंट है। वो हो सकता है लेबनान से भी ऑपरेट कर रहे हो, सीरिया में भी है, इराक में भी है, ईरान में भी है, यमन में भी है। वो पूरे जगह फैले हुए हैं, एक जगह वो खत्म नहीं हो सकती। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो रणनीति है वो गुरिल्ला वॉरफेयर की, उसको खत्म करना मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब यह कि अगर आप साउथ गाजा पे ऑपरेशन लॉन्च करते, वहां से हमास का कमांड कंट्रोल सेटअप साथ लीडरशिप तोड़ देते हैं, तो एक सीज फायर की आवश्यकता और साथ में आप कोवर्ट ऑपरेशन चला सकते हैं। और इस ऑपरेशन को कंटिन्यूअसली जारी रखिए, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन, लेकिन सर इसके लिए इजरायल की मजबूत मौजूदगी गाजा में जरूरी है। और ये नेतन्याहू समझते हैं, शायद यही वजह है कि वो लगातार अपने पैर को गाजा में मजबूत करना चाहते हैं और उसका नतीजा कि युद्ध आगे बढ़ रहा। और परमाणु जंग पर चीनी स्कॉलर की एक भविष्यवाणी सामने आई है। 2 वजहों से परमाणु जंग छिड़ने की आशंका। कौन कौन सी वजह? चीनी स्कॉलर के मुताबिक तो एक कहा गया है कि गाजा के युद्ध में अगर ईरान अमेरिका की एंट्री होती है तो यह हो सकता है, और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग में अगर नेटो की एंट्री होती है तो परमाणु जंग शुरू हो जाएगी। तो अब देखिए, मिडिल ईस्ट से परमाणु जंग का जो खौफ है वो किस तरह से और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। एक एक जानकारी आपको हम देते हैं। परमाणु जंग पर चीनी स्कॉलर ने भविष्यवाणी की, बेहद डराने वाली बात कही। 2 वजह से परमाणु जंग छिड़ने की आशंका जताई गई है। रूस यूक्रेन जंग से नेटो रूस में जंग छिड़ सकती है, और साथ ही इजराइल जंग से ईरान अमेरिका में जंग शुरू हो सकती है। बिल्कुल, ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की वजह बन सकता है। तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होना तय है। ये चाइनीज स्कॉलर का प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी कह लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की भी इसमें भूमिका रही है बैक साइड से, दोनों युद्ध की अगर बात करें तो। अमिताभ जी, ये जो बातें कही जा रही हैं शुरू से ही, मतलब रूस यूक्रेन वॉर से ही ये देखा गया कि दुनिया कई बार ऐसा लगा कि परमाणु युद्ध के मुहाने पे चली गई है। और खासकर गाजा में भी ईरान जैसे देश का इन्वॉल्वमेंट भी इस खतरे को बना के रखे हुए है, यानी कि वो थ्रेट अभी भी मेंटेन है, वो स्टेटस को बना हुआ है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में दुनिया एक ऐसे ब्लिंक पे है जहां से कोई एक बड़ी चूक या एक बड़ी गलती महाविनाश कर देगी? देखिए रवि, मैं तो ये हमेशा से ये मानता आया हूं कि दुनिया में जितनी भी बड़े वॉर्स हुए हैं
उनमें एक दुर्घटना बहुत बड़ा कारण रही है। और दुर्घटना जाने अनजाने, आप हिस्ट्री उसको डिफाइन करता है, लेकिन जिस मुहाने पे हम खड़े हैं, यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, इजराइल जो खुद एक न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका जो खुद एक न्यूक्लियर पावर है, वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और जिस तरह से ईरान में न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम चल रहा है, हालांकि अभी तक रुका नहीं है, वो एक ऐसे मुहाने पर हम विश्व में हैं कि वेस्ट एशिया उसका सोर्स बन सकता है उस युद्ध का। लेकिन न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन लास्ट ऑप्शन होता है। हर राज्य जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन युद्ध हुआ तो कोई बचेगा नहीं। और आइंस्टाइन का वो प्रेडिक्शन हमेशा याद आता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ और न्यूक्लियर वॉर हुआ तो अगला वॉर जो होगा, जो इंसानियत के लिए होगा, वो लाठी डंडों से ही लड़ा जाएगा। तो शायद हम वैसी स्थिति ना देखें, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी और एक नया फ्रंट कहीं अगर खुल गया, मान लीजिए यूरोप में या साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के साथ, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। और जितने भी अमेरिका विरोधी शक्तियां हैं वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरह ये वॉर बढ़े। बिल्कुल। और ये चीनी स्कॉलर की तरफ से भविष्यवाणी अपने आप में काफी डराती भी है, क्योंकि लगातार दुनिया उस मुहाने की तरफ बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। और देखिए अल शिफा अस्पताल को लेकर बड़ी खबर, जहां पर अब आईडीएफ ने ऑपरेशन के साथ ही अब वहां पर खाने और पीने का सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है। यह दावा आईडीएफ करिए 6000 लीटर पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है अल शिफा अस्पताल में। अस्पताल में 2300 किलो फूड सप्लाई भी की गई है। इजरायली आर्मी का अल शिफा में मदद का यह बड़ा दावा, जहां पर 3-4 दिन पहले इजरायली आर्मी ने दावा बोला था, हमास के लड़ाकों के होने की बात कही गई थी, उसके ठिकाने की बात कही गई थी, कई हथियारों के बरामद होने का दावा किया गया था। हालांकि इस दौरान कई जो मरीज है, करीब 55 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई जो कि आईसीयू में एडमिट थे, लेकिन अब अल शिफा में मदद पहुंचाने का दावा। तो गाजा के अस्पताल को मदद, जी हां, उतरी गाजा के शिफा अस्पताल को आईडीएफ ने मदद भेजी है। 6000 लीटर पानी और 2300 किलो खाना भेजा गया है। खाने और पानी की कमी से अस्पताल में हालात खराब थे। आईडीएफ ने अस्पताल से मेडिकल स्टाफ को निकलने का आदेश दिया है। 120 गंभीर मरीजों के लिए सिर्फ 6 डॉक्टर्स को रुकने की इजाजत दी है। उत्तरी गाजा का शिफा अस्पताल इजरायली सेना के कब्जे में है। तो देखिए किस तरह से हॉस्पिटल्स पर इजराइल का कब्जा भी है और अब इस तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। शरदेंदु सर, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये बार बार एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अब इजराइल को भी कम से कम जो हॉस्पिटल हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए मदद पहुंचानी चाहिए, उनके लिए मेडिकल कैंप लगाने चाहिए। अगर उसका दावा है कि उसका नियंत्रण पूरे नॉर्थ पर है, तो क्या उसकी ये शुरुआत मान सकते हैं कि इजराइल अब उस डोर को भी ओपन कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अल शिफा अस्पताल में मदद पहुंचाई है वो तारीफ करने वाली बात है, लेकिन अब ये देखना होगा कि वहाँ मरीज की संख्या ही नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल है। 6 डॉक्टर को बोला है वहाँ रहने के लिए। तो एक ह्यूमैनिटेरियन फेस आगे लाया है इजराइल ने पूरे वर्ल्ड के सामने। इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, बाकी अस्पतालों में भी ये सुविधाएं देनी पड़ेंगी। इस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन एड स्पेशली नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी तक इसको प्रोग्रेस करें, फिर इनका ऑपरेशन जो साउथ गाजा में वो जस्टिफाइड होता है। और ये सिर्फ एरिया वाइज ना करें, जहां उनको जरूरत महसूस हो, चाहे वो साउथ गाजा है, चाहे गाजा सिटी है या नॉर्थ है, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए। जिसको भूख लगी, जिसको दवा चाहिए, उसको इमीडिएट वहां मदद पहुंचाएं। देखिए बहुत बड़ी ह्यूमन त्रासदी है, भुखमरी के हालात वहां आ रहे हैं। और वहां पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि अगर नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी में मदद नहीं पहुंचाई गई तो वहां भुखमरी हो जाएगी, वहां स्टार्वेशन की लेवल पे लोग जा रहे हैं। लिहाजा ये मदद अच्छा कदम है, चाहे वो अमेरिका के प्रेशर में हो, चाहे इजराइल ने खुद ले लिया हुआ। मेरा मानना है कि इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। आप मिलिट्री ऑपरेशन प्रोग्रेस कर सकते हैं, साइड बाय साइड आपके ह्यूमैनिटेरियन एड को भी आप बढ़ावा दें। ठीक है सर, तो यानी ये बहुत जरूरी कि एक तरफ आप लगातार हमास का तो खात्मा करें, लेकिन मानवीय सहायता जो वहां त्रासदी आ रखी है उसको कम करने के लिए ऐसी एड का होना बहुत जरूरी है। एक और बड़ी खबर, बंधकों को लेकर कई जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। 240 बंधकों की रिहाई की मांग की गई है, हमास की शर्त मान लेने की अपील की गई। पीड़ित परिवारों से मुलाकात लगातार नेतन्याहू कर रहे हैं। 44 दिनों से हमास की गिरफ्त में है बंधक। तो आपको बता दें कि हमास की शर्त मान लेने की अपील, ये देखिए आपके सामने तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो परिवार वाले हैं, जो परिजन है बंधकों के, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं ताकि जो बंधक हैं 240 से ज्यादा उनको छोड़ा जाए।
तो बंधकों की रिहाई की मांग और तेज हो रही है। दबाव लगातार नेतन्याहू सरकार पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या जानकारी है, बिग वॉल के जरिए आपको हम दिखाते हैं। हमास की गिरफ्त में है 200 से ज्यादा बंधक। दावा है कि करीब ये संख्या 240 तक है। 5 बंधक हमास की गिरफ्त से अभी तक रिहा हो चुके हैं। बिल्कुल, और जो दूसरे बंधक है उनकी रिहाई की मांग चल रही है। एक इजरायली महिला बंधक का शव भी मिल चुका है, जो खबरें पूरी दुनिया ने देखी थी। एक इजरायली महिला बंधक का शव जो मिला था, एक बुजुर्ग महिला का शव मिला था, और उसके बाद से ही इजरायल के अंदर एक सेंटिमेंट जो है वो अपने सबसे उभार पे है। और बंधकों की रिहाई के बदले हमास ने कुछ शर्तें रखी हैं, उसको लेकर भी बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। देखिए, शर्त यह है कि सीजफायर करने पर ही बंधकों की रिहाई होगी। अगर युद्ध में विराम आता है तो इजरायली जेल में बंद हमास समर्थकों को रिहा कराया जाए। वहां पर अगर आप देखें तो इस तरह से बकायदा प्लेकार्ड्स भी दिखाए जा रहे हैं। इजरायली जेल में इस वक्त 6000 हमास समर्थक बंद है। इनके बदले तुरंत इनको रिहा किया जाए, जो बंधक है उनकी रिहाई सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में सरकार का जो अप्रोच रहा है, जो रणनीति रही है, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है, और लोग कह रहे हैं कि बंधकों को छुड़ाया जाए किसी भी शर्त पर। तो ये सारी मांग लोगों की, प्रोटेस्टर्स की है। बंधकों का मुद्दा बहुत ही पेचीदा है, और इस पूरे मामले में अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है इजरायल को।